हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जोहार आप सभी को। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा, हम लोग माइनर पेपर स्टार्ट किए हुए हैं और माइनर पेपर बीबीएमकेयू के लिए या फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप अपना सिलेबस एक बार मैच कर लीजिएगा। अगर मैच करता है तो आप देख सकते हो। बीबीएमकेयू वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये तो बना ही हुआ है, तो उसको देखने के लिए उसको मैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बता दूं कि माइनर मैथ्स जो है बीबीएमकेयू का सेमेस्टर 1 का, उसमें 4 यूनिट्स हैं, जिसमें पहला यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकेंड यूनिट का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर नंबर 10 हुआ है, सेकेंड यूनिट में लेक्चर नंबर 10 हुआ है, जो कि फर्स्ट लेक्चर की तरह ही आप ट्रीट करेंगे। और ये लेक्चर नंबर 11 है, जो कि सेकेंड लेक्चर है, यूनिट 2 का सेकेंड लेक्चर है। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। और ये यूनिट 2 जो है कि बहुत ही इजी है और बहुत ही शॉर्ट लेक्चर्स इसमें होंगे। मतलब कि एक लेक्चर हुआ है और ये एक लेक्चर हो रहा है, हो सकता है एक और लेक्चर हो और कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस यूनिट 2 का। फिर हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो माइनर पेपर है, सेमेस्टर 1 का है, मैट्रिसेस मैथ्स, लेक्चर नंबर 11। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि हम पढ़ाने से पहले ही मेरा जो यूनिट तरीका है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्लियर कर दे कि आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो टुडेज टारगेट के अंतर्गत आप देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, होमोजेनस इक्वेशंस पढ़ाएंगे, जो कि फाउंडेशन टॉपिक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपका क्लियर हो जा सके बेसिक्स पॉइंट्स। फिर नॉन होमोजेनस इक्वेशंस पढ़ाएंगे, वे भी फाउंडेशन टॉपिक्स है। फिर टॉपिक नंबर 3 चैप्टर, इसमें इसका जो मेन टॉपिक है वो पढ़ाएंगे चैप्टर 2, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड नेचर ऑफ द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर एंड नॉन होमोजेनस इक्वेशन। इसमें 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, 2 सब टॉपिक पढ़ाएंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनस इक्वेशंस। ये सभी चीजें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक होमोजेनस इक्वेशन से, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे x इक्वल टू बी, ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ये पूरा पार्ट आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, होमोजेनस इक्वेशंस, ठीक है। पेज 2 होमोजेनस इक्वेशंस। सबसे पहले x इक्वल टू बी कोई इक्वेशन मान लीजिए, जहां पर b जो है कि आपका क्या होता था, कांस्टेंट मैट्रिक्स होता था, a जो है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता था और x वेरिएबल मैट्रिक्स होता था। याद है आपको, x बराबर x y z होता था। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोगों को इससे प्रीवियस वाले लेक्चर को देखने की आवश्यकता है, लेक्चर नंबर 10, ठीक है ना। ये 11 है तो लेक्चर नंबर 10 देखने की आवश्यकता है। तो b बराबर 0 हो जाएगा, देन b इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। इसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहेंगे या फिर जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या फिर वॉइड मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। उस केस में एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। 2x + 3y = 0, 7x + 9y = 0। मान लीजिए यहां पर 0 0 है, यानी कि b का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि b आपका नल मैट्रिक्स हो गया। b कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो b बराबर आपका हो जाएगा 0 और 0, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। आप जो है कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, b = 0 0, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, या इसी को नल मैट्रिक्स कहते हैं या फिर इसी को वॉइड मैट्रिक्स कहते हैं। तो b यहां पर क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। इसी केस में मान के चलिए कि b नॉट नल मैट्रिक्स हो, मतलब कि नॉट जीरो मैट्रिक्स हो, तो कब पॉसिबल है, तो कोई एक जीरो, यहां पर कोई भी आप देख सकते हैं राइट में कोई भी एक पार्ट अगर नॉन जीरो हो जाए तो वो नॉट नल मैट्रिक्स होता है। जैसे कि 0 और 1 हो गया, 2x + 3y = 0 हुआ, लेकिन 7x + 9y = 1 हो गया। कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए तो वो नॉट नल मैट्रिक्स हो जाता है। और अभी हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे होमोजेनस इक्वेशन। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर b पूरा नल मैट्रिक्स है, b नल मैट्रिक्स है, तो इस केस में हम लोग x = b को होमोजेनस इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोजेनस कहेंगे। दैट इज इफ b इज नल मैट्रिक्स, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड होमोजेनस इक्वेशंस। क्या कहेंगे, होमोजेनस इक्वेशंस कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, नॉन होमोजेनस इक्वेशंस कहेंगे हम लोग, नॉन होमोजेनस इक्वेशंस पढ़ेंगे अगर b किसी केस के वजह से नॉट जीरो हो जाए। मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा एग्जांपल आप देखे थे 0 और 1, ये नॉट नल मैट्रिक्स है। तो ऐसा सिस्टम आ जाए, ऐसा आपको मतलब मिल जाए कि b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो दैट इज b इज नॉट नल मैट्रिक्स, तो b आपका नॉट नल मैट्रिक्स हो गया। तो देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड नॉन होमोजेनस इक्वेशंस।
एग्जांपल देखिए वही चीज फिर से मैं लिख के रख दिया हूं 2x + 3y = 0 7x + 9y = 1। तो वेयर b इज नॉट नल मैट्रिक्स, इसी वजह से इस जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, नॉन होमोजेनस इक्वेशंस। और इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x = b टाइप में। तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि 2 3 7 9 और कैपिटल X का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल x और स्मॉल y हो जाएगा और b का वैल्यू आपका हो जाएगा 0 और 1। तो ये आप x = b टाइप में लिख दिए। आई होप आपको बातें समझ में आ गई और यही है नॉन होमोजेनस इक्वेशंस। तो आइए कुछ एग्जांपल और भी देख लेते हैं। x + 2y + z = 3 वेरिएबल्स है और 3 इक्वेशंस भी है। x + 3y + z = 8, x - 3y + 2z = 0। आप देख सकते हैं 3 8 0 है यानी कि b जो है नल नहीं है, नॉट नल मैट्रिक्स, है ना। तो ये नहीं है नॉट नल मैट्रिक्स, तो ये भी एग्जांपल हो गया नॉन होमोजेनस इक्वेशंस का। इसको x + b टाइप में आप लिख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, यानी कि तीसरा टॉपिक का पहला पार्ट पढ़ेंगे, सब टॉपिक 1 पढ़ेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखिए ये चीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, इस चीज को जस्ट मैं रिकैप करूंगा ताकि आप यहां से आप कॉप अप कर पाओ, मिला पाओ, है ना। आगे जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके साथ आप कॉप अप कर पाओ, फेमिलियर हो पाओ, इसीलिए मैं कुछ रिकैप कर देता हूं आपका। आप क्लास 10th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब कहते हैं, कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कहते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने क्लास 10 में पढ़ा था कंसिस्टेंट यानी कि संगत समीकरण। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप पढ़े होंगे संगत समीकरण। तो वो संगत क्या होता था, जिसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता था, है ना, जिसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता था, यानी कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते थे, है ना। 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस रहते थे, x + 3y = 1, x - 2y = 1, इस प्रकार के इक्वेशंस रहते थे और उसको जब आप सॉल्व करते थे कुछ ना कुछ उसका आंसर आता था, ठीक है। तो ये उसको हम लोग कहते थे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर सॉल्यूशंस आता है तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब वो सॉल्यूशंस आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता था या यूनिक सॉल्यूशंस भी हो सकता था। आप कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, एग्जांपल देख के बताइए। तो चलिए एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स। मान के चलिए ये आपका x + 3y = आपका 2 है और ये x - 2y = आपका 4 है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये x और x सेम आ गया, तो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, विलोपन विधि, जिसको आप लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कहते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया यहाँ पर, और प्लस है तो माइनस, और ये x से x कट गया। और ये देख सकते हैं स्टूडेंट 3 और 2 मिल करके चूंकि प्लस हो गया तो 5y हो गया, और 4 में से 2 गया तो -2 बच गया। तो यानी कि y का वैल्यू आपका हो गया -2/5, -2/5। अब x का वैल्यू चाहिए तो जस्ट आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, x + 3y = 2। ये इक्वेशन आपका 1 है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं x + 3 * y का वैल्यू आपका -2/5 = 2, यानी कि x = आपका 2 और ये माइनस है तो इधर चल जाएगा तो प्लस, 3 2 = 6/5 यानी कि 5 2 = 10 और 6 कितना हो जाएगा 10 और 6 16 16/5। तो x का वैल्यू आपका 16/5 आ गया और y का वैल्यू -2/5। तो ये एक प्रकार का आप देख सकते हैं सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया और ये एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया है। तो वही कहना चाह रहे हैं, जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट। तो देखिए इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन ना एग्जिस्ट करे, इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपने यही पढ़ा होगा, 2 वेरिएबल्स पे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस क्लास 10 तक। तो देखिए यहाँ की बात कुछ निराली है, यहाँ पर तो हम लोग 3 वेरिएबल्स पे ही पढ़ लेते हैं, 4 वेरिएबल्स पे ही पढ़ लेते हैं। आइए हम लोग सिंपल एक बात समझते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बाबू। और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएगा, ये कब कहलाएगा, जब उसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और एक यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो जब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करे या फिर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अब चलिए कुछ बातों को समझते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कुछ बेसिक टर्म्स और पॉइंट्स, कैसे टर्म्स एंड पॉइंट्स पढ़ा होगा, जरा समझते हैं बातों को। आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन कुछ इस प्रकार से था, a1x + b1y = c1, ऐसा था।
फिर आपने पढ़ा a2x प्लस b2y इक्वल्स टू आपका था c2, इस प्रकार से पढ़ा होगा आपने। तो यही चीज को हम समझाना चाह रहे हैं कि a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल हो जाए और b1 बाई b2 c1 बाई c2 के इक्वल ना हो, तब हम लोग कहते हैं कि इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इस केस में इसको कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नॉट इक्वल हो तो उस केस में हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उस केस में एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। तो इस केस में इसको कंसिस्टेंट कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यह आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। और इस प्रकार के इक्वेशंस में जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नॉट इक्वल हो तो x का वैल्यू निकालने का ये फार्मूला होता था और y का वैल्यू निकालने का ये फार्मूला होता था। या फिर आप लोग उस मेथड से भी जा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं, जहां आपको सुविधा उससे आप लोग जा सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 तीनों आपस में रेशियोज बराबर हो जाते थे, तब कहते थे हैज एन इनफिनिट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशंस, और इस केस में भी इसको हम लोग कंसिस्टेंट ही कहते हैं। तो आई होप आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, और ये सब चीजें जो है कि क्लास 10th का है। अब यहाँ पर से आप लोग का जो है कि ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है स्टूडेंट। देखिए तीसरा पॉइंट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 4 में, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनस इक्वेशंस। और याद रखिए यहाँ पर होमोजेनस इक्वेशंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नॉन होमोजेनस इक्वेशंस के ही कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने ये जा रहे हैं कि कंडीशन देखने जा रहे हैं नॉन होमोजेनस इक्वेशंस के, है ना, नॉन होमोजेनस इक्वेशंस के कंसिस्टेंसी के कंडीशंस देखने जा रहे हैं कि उसके सॉल्यूशन कब कंसिस्टेंट होंगे या फिर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपका ax इक्वल टू b टाइप में होता है, इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, दैट इज पोजेज, मतलब कंसिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन तो पोजेज करेगा, रखेगा, है ना। इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये कंसिस्टेंट तभी होगा जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB आर ऑफ द सेम रैंक, दोनों का रैंक सेम हो जाए। अब देखिए, अब इसको बातों को समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट, x इक्वल टू b, ये आपका मान लीजिए कोई इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y प्लस 5z या 7z, मान लीजिए 7z इक्वल टू 1 ले लीजिए, और 3x प्लस 5y माइनस आप मान लीजिए 8z इक्वल टू 2 ले लीजिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आप ही को इससे कहेगा कि बच्चा आप इसका ax इक्वल टू b टाइप में लिख के दिखाइए। एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x माइनस 3y प्लस 9z इक्वल टू 3। अब आपको बोलेगा इसको आप ax इक्वल टू b टाइप में लिख के दिखाइए, तो आप लिखेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, देखिए एक जगह पर लिखेगा 2 3 5, और ये 3 5 और माइनस 3, और ये आप लिखेंगे 7 माइनस 8 और 9, ये आपका ए टाइप हो गया। अब एक्स टाइप में लिखिएगा क्या? वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई और जेड वर्टिकली लिखिएगा, इक्वल टू दे करके इधर वाला जो भी मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे 1 2 और 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, और ये इक्वल टू बी हो गया। एक बार देख लेता हूं बोर्ड में आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने x इक्वल टू b टाइप में हमने इस पूरे इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैंने x इक्वल टू b टाइप में लिख दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इससे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, ए बी मैट्रिक्स, ये ए हो गया और बी, ए और बी को मिला करके ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाना है, और ए मैट्रिक्स का रैंक चेक करना है, यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए का, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए का रैंक और ए बी ए ऑगमेंटेड बी का रैंक, लॉजिक समझिएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक। देखिए फिर से वो समझिएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक, लॉजिक समझिए, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक, ये दोनों का रैंक अगर सेम हो जाए तब हम लोग कहेंगे x इक्वल टू बी एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है, और उसके बाद सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? और सर आप कहेंगे कि सर हमको रैंक नहीं पता है कि क्या होता है, हम बोलेंगे वाह अरे वाह, हम तो पहले ही पढ़ा चुके हैं कि रैंक क्या होता है, तो भी एक बार रिकैप कर देते हैं। रैंक का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक। मतलब मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वही निर्धारित करता है कि मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। ठीक है, ये सब हम आपको बता चुके हैं स्टूडेंट, अगर नहीं जानते तब तो फिर बहुत बुरी बात है। आप लोग देखिए,
यहाँ पर फिर ये वीडियो लेक्चर आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले रैंक क्लियर कीजिए। रैंक का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूनिट 1 में। आप फिर कहेंगे कि सर रैंक का ए का रैंक बराबर होना चाहिए ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स के, तो लीजिए आप फिर कर लीजिए बात। हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं मालूम है। कुछ स्टूडेंट कहेगा हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मालूम नहीं है, तो फिर इस लेक्चर में आप क्या कर रहे हो, पहले जाओ, पहले आप जो है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देख के आओ और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हो वो भी देख के आओ, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। इस प्रकार के बहाना कीजिएगा तब तो नहीं होगा। क्लियर है ना। तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, रैंक क्या होता है मालूम होना चाहिए, तभी आप इसमें आइए इस लेक्चर को देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, या फिर इसको पढ़ते हैं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक आपस में जब बराबर होता है तभी एक्स इक्वल टू बी को, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू बी को कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। यानी कि x इक्वल टू बी अगर कांस्टेंट है तो रैंक दोनों का, ए का मैट्रिक्स, ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक आपस में बराबर होगा, या फिर ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आपस में बराबर होगा। मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो वैसा होगा। कांस्टेंट है तो ये केस होगा और ये केस है तो ये कांस्टेंट होगा। खत्म। तो अब यहां पर समझिएगा रैंक ए का मतलब नंबर ऑफ अननोन। अब यहां पर इसी में कुछ सब टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं पेज 5 में। पहला पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का जितना रैंक होगा, मान लीजिए रैंक 2 है, मान लीजिए रैंक 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स भी 2 है। क्या मैंने बोला? नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब क्या हुआ सर? आइए देखते हैं। मान के चलिए स्टूडेंट ये 2x प्लस का 3y इक्वल टू 1 आ गया, 5x माइनस का 5y इक्वल टू आप मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 3y इक्वल टू आप मान लीजिए 7। तो आप देख सकते हैं दो वेरिएबल्स है और दो इक्वेशंस है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, तो दो वेरिएबल्स दो इक्वेशंस, ठीक है। और अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स यहां से निकालना हो तो लिखेंगे 2 3 5 माइनस 3, और अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज मान लीजिए 2 रहता तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाता? रैंक ऑफ ए 2 हो जाता। तो रैंक ऑफ ए भी 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स एक्स और वाई 2 ही है। तो इस केस में क्या होता, जब भी कभी ऐसा हो कि रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन्स आपस में बराबर हो जाए, है ना, रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अननोन्स का मतलब वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, इस प्रकार से, तो यहाँ पर 2 ही वेरिएबल है और 2 ही रैंक है, तो उस केस में देन द सिस्टम पोजेसेस यूनिक सॉल्यूशन, तब सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशंस होता है, होएगा। समझे ना? यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। बोलिए फिर से एक बार समझिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। और ये हम लोग पढ़ किसके लिए रहे हैं? नॉन होमोजेनस इक्वेशंस के लिए पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो यहां पर पढ़ेंगे देन द सिस्टम पोजेसेस यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा? मान लीजिए एक इक्वेशन ले रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस का 5z इक्वल टू 1, और एक ले लेते हैं 5x माइनस का 3y प्लस का 7z इक्वल टू 2, और एक ले लेते हैं 3x माइनस का 7y और प्लस का 8z इक्वल टू 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशंस है, ठीक है ना, 3 इक्वेशंस है। अब यहाँ का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा आपका A, 2 5 और 3 हो जाएगा, फिर 3 -3 और -7 हो जाएगा, फिर -5 7 और 8 हो जाएगा। सबसे पहले A मैट्रिक्स का हम लोग रैंक चेक करेंगे। सपोज कीजिए A मैट्रिक्स का रैंक आपका आज आ गया है 3 और वेरिएबल्स भी 3 है, तो इस केस में नंबर ऑफ अननोन्स और A मैट्रिक्स का रैंक ये दोनों बराबर आ गया। In this case we can say that yes the system possesses unique solution। तो इसमें सिस्टम के पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। खत्म। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाए, फिर से लॉजिक समझिएगा। देखिए नंबर ऑफ अननोन्स के मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ अननोन जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 5z, ठीक है, इक्वल टू 1, और यहां पर ले लेते हैं -7x प्लस 5y, और ये आपका हो गया प्लस 8z इक्वल टू 2, और यहां पर हम ले लेते हैं 9x माइनस 9 नहीं लेते, यहां पर 8y और प्लस 7z इक्वल टू आप ले लेते हैं 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर A मैट्रिक्स आपका हो गया 2 -7 9 -8 5 और 3 5 8 और 7। तो A मैट्रिक्स का मान लीजिए रैंक आ गया हो, A मैट्रिक्स का रैंक आ गया हो, मान लीजिए 2 आया, रैंक 2 आ गया, है ना। मान लीजिए कि एक नीचे वाला रॉ 0 हो गया, तो नीचे वाला जब रॉ 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स,
जब हम लोग रॉ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे तो हो सकता है नीचे वाला रॉ 0 हो जाए, तो उस केस में ए मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा 2। तो ए मैट्रिक्स का रैंक 2 हो गया। नंबर ऑफ अननोन्स कितना है, एक्स वाई जेड 3 अननोन्स है, तो इसका मतलब ये केस हो गया। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होगा, देन द सिस्टम पोजेसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, देन द सिस्टम पोजेसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये लेक्चर नंबर 11 यहीं पर समाप्त हुआ। आशा है कि आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक करके आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कहां नहीं समझ में आया, फिर मैं आपको जो है कि समझा देंगे। और आप, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जितना समझाया हूं बहुत अच्छे से समझाया हूं और हर एक चीज हम डिटेल डील किए हैं, तो भी कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, तो वो हमसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है कि आपको यहाँ मिल जाएगा, अबाउट के सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशंस का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अब जो है कि 1 से 2 लेक्चर इस यूनिट में और बनेगा, उसके बाद ये पूरा जो है कि यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 3 करेंगे और यूनिट 4 करेंगे, इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, है ना। अगर सच में आपको मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है तो एक लाइक तो बनता है स्टूडेंट, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करती है कि नहीं। और कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर पूरा वीडियो लेक्चर ले आइए, पूरा वीडियो लेक्चर ले आइए। तो जिनको हम पर विश्वास होता है वे हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर हमें पूरा जो है कि, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है कि नोट्स ही अवेलेबल करा दीजिए, या फिर सर हम आपको फी देते हैं, आप जो है कि पूरा कोर्स को कंप्लीट करा दीजिए। तो कुछ ऐसे बच्चे भी है जो हम पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे बच्चे भी है जो हम पर विश्वास करते हैं और हम उन लोगों के लिए काम करते हैं। देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन ड्यूटी में भी हम बिजी है, उसके बावजूद भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। आप समझ सकते हैं अभी हम लोग को कुछ ज्यादा ही हैरेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। हालांकि कॉलेज में जब हम लोग क्लास लेते हैं तो इतना हैरेसमेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग का जो है कि जो काम है उसको ना करवा करके सरकार जो है कि परेशान करते रहती है कि नहीं। कभी इलेक्शन ड्यूटी भेज देगी तो कभी कुछ होगा तो कहीं भेज देगी, है ना। तो ये सब चलते रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आप लोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना। शुरू से ही हम जो है कि आप लोगों के लिए एक एक वीडियोस बनाते हैं बहुत ही मेहनत से, और आप देख सकते हैं नोट्स को किस प्रकार से कलरफुल ढंग से मैंने सजाया है, अरेंज किया, सिर्फ आप लोग स्टूडेंट्स के लिए ही, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो है कि पढ़े, है ना, ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़ करके कुछ अच्छा करे, ठीक है। और चूंकि आपको मालूम ही है कि माइनर पेपर जनरली ऑफलाइन में भी क्लासेस नहीं चलती है बहुत जगह, और चलती भी है तो बहुत मोटी फी होती है, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि ऑनर्स पेपर करे फिर ये पढ़े, है ना, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन लोग का भी जो है कि यही डिमांड रहता है कि सर आप मैथमेटिक्स को पूरा जो है कि कंप्लीट कर दीजिए, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर दीजिए, ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कर दीजिए। जो सीएस ब्रांच से पढ़ते हैं उनको प्योर मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा पकड़ होना होता है, ठीक है ना। जो सिविल डिपार्टमेंट रहता है वो ठीक है, चलता है, मैथमेटिक्स एक उतना मतलब उसमें उनको डिटेल नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ जो सीएस ब्रांच करते हैं उनको बहुत ज्यादा गहराई से मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स इज ए पार्ट ऑफ कोडिंग आप कह सकते हैं। तो इसीलिए मैथमेटिक्स को मैं बहुत डिटेल डील किया हूं सीएस ब्रांच वाले स्टूडेंट्स लोगों के लिए, और प्योर मैथमेटिक्स का पूरा जो है कि प्लेलिस्ट सीरीज बना हुआ है। आप लोग अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वॉच कर सकते हैं। जहां कहीं भी आपको दिक्कत है वो सभी का सभी वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से तुरंत और त्वरित जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे मनोबल को, अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।